अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर के एपिसोड नंबर 44 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। तुम नियासी अपने उसी पुरतायुश व वसी कमरे में दाखिल हुए तो सामने सोफे पे टांग चढ़ाए बैठे ज़यान को देखकर ठटके कि वो भला यहाँ कैसे, बिना किसी बड़ी बात या काम के तो नहीं आ सकता था। हाँ मैं, मेरे प्यारे सुसरजी। वो राग करती मुस्कुराहट लिए आखिरी दो लफ्ज़ों पे जोर देता बोला। नियाज़ी चलते हुए उसके मुकाबिल वाले सोफे पे बराजमान हुए और बोले, तुम यहाँ किस लिए आए हो? एक मिनट, मेरी बेटी तो ठीक है? तुमने उसे कुछ कहा तो? रिलैक्स नियाज़ी, रिलैक्स। ज़यान ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करवा दिया। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, बहुत मज़े में है, ऐश कर रही है। तमस्खराना हंसी हंसता बोला, जिसका मतलब था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और नियाज़ी भी उसकी बात और हंसी का मतलब खूब समझते थे। कब तक चलता रहेगा ये सब? आखिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों बुज़दिलों की तरह ये हथकंडा अपनाया हुआ है? अगर मर्द के बच्चे हो तो सीधा मुझसे मुकाबला करो, मुझसे निपटो। मगर नहीं, तुम जैसे मर्द सिर्फ औरतों पर भारी पड़ सकते हैं। वो अपनी इन बातों से ज़यान के दिल में चिंगारियाँ भड़का गए। ज़यान ने खुद पे जब्त किए मुठियाँ भींची। फिक्र न करो नियाज़ी, अब आमने सामने ही निपटा जाएगा। अब अहाना का हम दोनों के बीच कोई काम नहीं, मगर तुझे इतनी आसानी से उसकी तरफ से बेफिक्र नहीं करूँगा। हथकंडे तो तुमने भी बुज़दिलों वाले ही अपनाए हैं नियाज़ी। वो मानी खेज लहजे में गोया हुआ तो नियाज़ी जो टेक लगाए हुए थे ठटकते हुए सीधे हुए। कैसे हथकंडे? कौन से हथकंडे? उनकी तेवरी पे बल पड़े। ज़यान मुस्कुराया, मगर उसकी ये मुस्कुराहट जहरीली थी और नज़रें ऐसी आतिशबाज थीं कि बैठे बैठे ही उन्हीं से मुकाबिल के वजूद को भस्म कर डालेगा। वो अपनी जगह से उठा और नियाज़ी के बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। दोनों हाथ उनके अतराफ सोफे के बाजुओं पर टिकाए और चेहरा उनके करीब लाता शोलेबाज निगाहों लहजे में बोला, महमल को तुमने ही लगाया था ना मेरे पीछे? ना मालूम ये सवाल था या जवाब, मगर नियाज़ी के सर पे बम फोड़ गया। उनके तासुरात लम्हे भर में बदले, माथे से बल फौरन गायब हुए। चंद लम्हात के लिए वो कुछ बोल ही ना सके, मगर जब बोले तो ये कौन महमल, किसकी बात कर रहे हो? लहजे को अनजानेपन में लिपेटा गया। बताऊं तुझे कि कौन है वो घटिया लड़की? उनके इस सवाल ने ज़यान के जलाल को हवा दी। उसने उनका कॉलर सख्ती से दबोचा और बोला, देखो मैं किसी महमल को नहीं जानता, न जाने तुम क्या फजूल बक रहे हो, पीछे हटो मुझसे। लहजे को कदरे मजबूत किया गया, अगरचे उसके लहजे की लड़खड़ाहट ज़यान ने वाज़े महसूस कर सकता था। उनकी अरकालूद होती पेशानी भी तो साफ देख सकता था। उन्होंने सवालिया तासुरात अपनाए थे, वो अलग बात थी कि उनकी सिटी गुम हो चुकी थी। क्या हुआ नियाज़ी? अगर तू ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता तो फिर तेरी रंगत पीली क्यों पड़ रही है? इतनी खुनकी में भी तेरे पसीने क्यों छूट रहे हैं? ज़यान की नज़रें चील से भी तेज़ थीं। वो पकड़े गए थे तो नज़रें भी यहाँ वहाँ पटपटाने लगे, क्योंकि उसकी कहरबाज नज़रों आंखों में देखना दुश्वार था। ये सरासर इल्ज़ाम है। जब कहा कि मैं किसी महमल को नहीं जानता, बकवास बंद करो नियाज़ी। वो थाड़ उठा और उन्हें परे झटका देता पीछे हटा। तुम अपनी इस घटिया हरकत से इनकारी नहीं हो सकते। सुना तुमने? बहुत शातिर बनने चले थे, मगर अफसोस कि तुम्हारा यह प्लान बुरी तरह फेल हुआ। वैसे जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें पकड़ा कैसे? वो आपके वापस सोफे पे जा बैठा, जबकि नियाज़ी का गला वाकई उस प्लान की इतनी बुरी तरह फेल हो जाने और ज़यान के सामने पकड़े जाने पे खुश्क हो रहा था। जानना तो वो चाहते थे, मगर कुछ ना बोले। लेकिन उनके कुछ भी ना बोलने पे ज़यान ने बोलना शुरू किया। वो महमल को डिस्टर्ब किए बिना जाने को था, मगर अपना नाम समातों से टकराया तो कदम वहीं ठहर गए। अब बस कर दिया क्या? निकाह की रट लगा रखी है। कह तो रही हूँ अभी ज़यान अपनी तबीयत ख़राब किए बैठे। अब क्या जाकर उसका गिरेबान पकड़ूँ और ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा लूँ? वह आवाज़ को कदरे बुलंद किए दबे दबे गुस्से और चिड़चिड़ेपन से गोया हुई। देखे नियाज़ी साहब, मुझ पर चिल्लाए मत। मैंने कहा है ना कि आज नहीं तो कल ये निकाह हो ही जाएगा। वट नियाज़ी? क्या नहीं ये नियाज़ी से बात? इससे आगे वह सोच ही ना पाया और गुस्से से मगर दबे दबे कदम उठाता अंदर चला आया था और उसके अकब में आ खड़ा हो गया। फिक्र न करें, मैं भी हर हाल में ज़यान से शादी करना चाहती हूँ। जब एक बार शादी हो गई तो आपका काम भी हो जाएगा, बल्कि आधा काम तो समझे हो गया। इसके बावजूद भी आप चैन से नहीं बैठ रहे। ऐसे कामों में सब्र करना पड़ता है, सो थोड़ा सा सब्र मजीद कर ले। वैसे बिल्कुल सही लड़की को चुना है आपने। दाद दें मुझे कि अगर कोई और होती तो जो काम मैंने एक महीने के अंदर अंदर किया वो कई महीनों में भी ना कर। वो मज़े से बोल रही थी जब ज़यान ने उसका मोबाइल उचका। वो यकदम पलटी और फिर ज़यान को अपने सामने खड़ा देखकर दिल उछलकर हलक में आ गया। ज़यान, इससे कबल के बेख्तियार मुंह से निकलता ज़यान का नाम मुकम्मल होता। ज़यान ने उसे खतरनाक तेवरों से देखते हुए अपने होंठ पे उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वो उसे यूं अचानक से देखकर सहम गई थी, तभी लब बस्ता रह गई। ज़यान ने मोबाइल स्क्रीन पे देखा जहां नियाज़ी खान लिखा दिखाई दे रहा था। उसने मोबाइल स्पीकर पे छोड़ा और सुनने लगा। चैन से तो तब बैठूंगा जब वो वाकई मेरी बेटी को छोड़ देगा। उसके कहने की हद तक मैं कैसे मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाऊँ? हाँ,
لیکن داد تو واقعی تمہاری بنتی ہے، اس جیسے مرد کو تم نے جلد ہی پھانس لیا، مگر تمہاری یہ جلدی بھی مجھے جلدی نہیں لگتی، کیونکہ اہانا اس کی قید میں ہے اور اس کے ستم سہ رہی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس جانور سے میری اہانا کو آزاد کروا لو۔ آخر کو تم بھی تو اس کے نزدیکی سے دوسری لڑکی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، فائدہ ہم دونوں کا ہی ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس گھر میں اپنے قدم ڈالو۔ نیازی بولتے ہی چلے گئے، اس بات سے انجان کہ جس شخص کے متعلق وہ رازداری سے بات کر رہے ہیں در حقیقت یہ گفتگو وہی سن رہا ہے۔ زیان نے تھوک نگل کر گویا اپنے غصے کو اس وقت باہر نکلنے کی بجائے پی ڈالا ہو۔ اس نے لال بھبو کا چہرہ لیے محمل کی طرف مڑا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سختی سے ایک اشارہ کیا، جس پہ اس نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل پکڑنا چاہا، مگر زیان نے موبائل اپنی حراست میں ہی لیے رکھا۔ محمل نے ہاتھ واپس کھینچے اور اپنی آواز پہ قابو پا کر بولی، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ صرف اتنا ہی بول پائی جب زیان نے کال کٹ کر دی اور اس کا موبائل اپنی جیب میں ڈالتا اس کی طرف بڑھا۔ محمل کے چہرے پہ تو ساری حقیقت عیاں ہو جانے پہ ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ وہ پیچھے کو قدم اٹھانے لگی۔ زیان کا وحشی پن اس نے صرف سن رکھا تھا، دیکھا نہیں تھا، مگر اس کی لہو اگلتی آنکھیں بازو، گردن اور ماتھے پہ ابھری رکھیں اسے بتلا رہی تھی کہ وہ جو نیازی سے سن رکھا تھا وہ وحشیانہ روپ اسے آج دیکھنے کو بھی مل جائے گا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا جبکہ وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ زیان میری بات سنو، دیکھو میں جانتی ہوں اس وقت تم بہت غصے میں ہو، مگر چٹاخ۔ یک لخت زیان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے نرم و سفید گال پہ اپنی سخت انگلیوں کا سرخ نشان چھوڑتا چلا گیا۔ باقی کے الفاظ منہ میں دم توڑ گئے۔ تھپڑ اتنا زوراور تھا کہ محمل نے خود کو سنبھالنا چاہا مگر سنبھال نہ پائی اور نیچے جا گری۔ اسی دوران کوہنی لگ کر میز پر پڑا کانچ کا درمیانی سائز کا گلدان بھی لڑکتا ہوا فرش پوش ہو گیا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھی گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے تھپڑ کا ذائقہ چکھا تھا اور یہ ذائقہ اتنا کڑوا اور زہریلا تھا کہ اسے اپنا تنفس خشک ہوتا محسوس ہوا۔ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ حیرت و غصے سے وہ چلا اٹھی۔ غصے کے لمحات میں ڈر کر کچھ دیر کے لیے وہ فرار ہو چکا تھا۔ زیان گہرآلود نگاہیں لیے اپنے روبرو گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ آخر کیسے تم نے محمل ہاشم پہ ہاتھ اٹھایا؟ تمہاری اتنی جرت؟ چٹاخ۔ زیان کا انگاروں بھرا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھا اور اس کا منہ بند کر گیا۔ اس بار کا تھپڑ پہلے سے بھی کہیں زیادہ جاندار تھا کہ محمل کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ جرت کی تو تم بات ہی مت کرو، کیونکہ اگر میں نے اپنی جرت تم پہ آشکار کی تو اگلی سانس بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تمہارا وجود صرف ان 2 تھپڑوں نہیں بلکہ میرے ہر تشدد پر ہر وار کا مستحق ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے زیان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور جھٹکا دے کر کھچاؤ ڈالا۔ محمل نے درد سے آنکھیں میچی۔ اب جلدی سے بنا میرا وقت برباد کیے مجھے بتا دو کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ یہ نہ صرف تاثرات بلکہ لہجہ بھی مشتعل زدہ تھا۔ جب تم سب جان ہی چکے ہو تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ اپنے بالوں کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ زیادہ زبان مت چلاؤ، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ سب کچھ اپنے منہ سے اگل دو، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ بالوں پہ اپنی جکڑ مزید سخت کی گئی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ سچ اگلنے کے بجائے یہ 2 لفظ بولی تو زیان نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی۔ اس نے محمل کے بالوں کو آزاد کیا تو محمل نے راہ فرار ڈھونڈنی چاہی، مگر وہ اس کے آگے ناک بن کر بچھا ہوا تھا اور کسی بھی وقت زہریلا ڈنگ مار سکتا تھا اور وہ اس کا ڈسا برداشت بھی نہ کر پاتی۔ زیان نے بالوں سے جو ہاتھ اٹھایا تو اس کے گلے کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لی اور اپنی گرفت سخت کر ڈالی، اتنی سخت کہ اس کی آنکھیں ابلنے کو آ گئی۔ آرام سے کہہ بھی رہا تھا کہ بتا دو، مگر تمہیں میرا آرام سے پوچھنا راس ہی نہیں آیا، تو اب بھگتو۔ جبڑوں پہ زور دیے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو محمل کو اپنی روح فنا ہوتی معلوم ہوئی۔ اس نے زیان کے ہاتھوں پہ اپنے ناخن گاڑ ڈالے، اس کے ہاتھوں سے اپنے گلے کو آزادی بخشنے کی خاطر۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا، فریب کیا تم نے میرے ساتھ، یعنی زیان حاکم شاہ کے ساتھ۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے اور اب اس غلطی کی سزا بھگتو۔ تمہیں مار کر تو مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے ہاتھ سے پھر سے بالوں کو پکڑ کر پیچھے کو جھٹکا دیا تو درد کی انتہا ہوئی۔ اس کا تنفس بگڑ رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے واقعی لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے، مگر پھر اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولنے کی صحیح کی۔ میں بتاتی ہوں، مجھے چھوڑو۔ اس نے منت سماجت کرتے ہوئے ہاتھ جوڑے تو زیان نے اس کی اٹکتی سانسوں کو رہائی بخشی۔ 5 منٹ، صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی جلدی بولو۔ اس نے کلائی پہ بندی گھڑی پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تمہاری طرف سے جلدی۔ وہ دھاڑا جبکہ اس جلدی کے چکر میں ہی تو وہ بنا تنفس بحال کیے بولنے میں اٹک رہی تھی، سانس سے سانس نہیں مل رہی تھی۔ جب تمہاری طرف سے کام کی آفر آئی تو میں بہت خوش تھی، کیونکہ تمہارے ساتھ کام کرنے کی متمنی تھی۔ میں نے ٹویٹ کی کہ جلدی ZHS کمپنی کے پروڈکٹس کی کمرشلز میں آپ مجھے زیان حاکم شاہ کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ چونکہ اس سے قبل میں نیازی کے آفر کو ریجیکٹ کر چکی تھی، سو اس کی PA نے یہ ٹویٹ اسے دکھائی کہ ہماری آفر ریجیکٹ کر کے کسی اور کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ نیازی نے کوئی دلچسپی نہ لی، مگر جب میری ٹویٹ پہ نظر پڑی تو تبھی ان کے دماغ نے یہ منصوبہ بنایا۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا، ہم ملے اور پھر اس نے میرے آگے پیسوں کی آفر رکھی۔ 10 کروڑ کے بدلے میں اسے اس کی بیٹی کی آزادی فراہم کر سکتی ہوں، ایسا کہا اس نے مجھے۔ سارا منصوبہ اس کا تھا۔ میں نے تمہاری آفر قبول تو کی تھی، مگر تم شادی شدہ ہو یہ جان کر میں تم سے تعلقات نہیں بنا سکتی تھی۔ مگر جب نیازی نے بتایا کہ تمہاری بیوی سے کیسا رشتہ ہے تو تب میرے دل میں بھی امید جاگی کہ میں زیان حاکم شاہ کو پا سکتی ہوں
और मुझे खुद पे एतमाद भी था कि मैं ऐसा कर लूँगी, इसीलिए तुमसे बेतकल्लुफ़ होने में देर ना की और अपने टारगेट पर फोकस रखते हुए इस सिलसिले को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहा। तुम पे अपनी जलन वाज़ेह करना चाहिए ताकि तुम उसे खुद से दूर कर दो, क्योंकि दोनों तरफ से मेरा फ़ायदा था। वो तुमसे अलग होती तो ना सिर्फ मेरे दिल को सुकून मिलता बल्कि पैसा भी मिलता। 10 करोड़ कम नहीं थे जो मैं सोच में पड़ती। सब ठीक जा रहा था, मगर मैंने ऐन वक्त पे सब बिगाड़ दिया है ना। बिना रुके बार बार उखड़ते तनफ्फुस के बावजूद भी वह सब बोलती चली गई, जब आखिर में ज़ियान ने उसकी बात उचकी। हाँ, तुमने सब बिगाड़ दिया। तुम्हारी तबीयत खराबी ने निकाह रोक दिया, वरना तुम भी उस बात से इनकारी नहीं हो सकते कि तुम मुझसे निकाह कर ही चुके होते। मर गए थे तुम भी मुझ पे। आखिर को हो तो मर्द ही जो हुस्न के आगे बिछ जाए। वो भी बसीले लहजे में फंकारी। हुस्न नहीं, तुम्हारी शख्सियत से मुतासिर हुआ था, मगर अफसोस हो रहा है खुद पे कि तुम्हारे अंदर के घटियापन को पहचान ना पाया। तुम्हारी शख्सियत वो थी ही नहीं जिसमें मैं दिलचस्पी लेता रहा। तुम तो ढोंग रचाती रही मेरे साथ और मैं सब सच समझता रहा। पागल था, गधा था जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने चला था। वो ये ना बता पाया कि इस हकीकत से कबल ही वो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका था। जब उस पर यह आशिकार हुआ कि उसकी ज़िंदगी में शरीक हयात के असल हकदार वो नहीं बल्कि अहाना है। मैं अगर ढोंग हूँ तो कुछ कम फरेबकार तुम भी नहीं। भूलो मत कि अहाना को अपनी ज़िंदगी में तुमने एक धोखे के तहत ही शामिल किया था। अब जैसी करोगे वैसी भरनी तो पड़ेगी। वो इस्तेहसाइया हंसी हंसती बोली। उसका कहा कुछ गलत भी न था। ज़ियान को अपने किए का एहसास अब हो भी रहा था। बकवास बंद करो अपनी। मगर फिर भी वह चिल्लाया था। मैंने किसके साथ क्या किया, कैसे किया, ये तुम मुझे याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम मेरे और नियाज़ी के मुतालिक क्या जानती हो। ज़ियान ने उसे कलाई से पकड़कर झटका देते हुए खींच कर उठाया और जानना चाहा कि वो किन राजों से वाकिफ़ है। मैं तुम दोनों के अंदर के मामलात के मुतालिक कुछ नहीं जानती। और वो वाकई नहीं जानती थी। ना ही ज़ियान ने उसे बताया था कि वो किस बात का बदला ले रहे हैं अहाना से, और ना ही नियाज़ी ने। 10 करोड़ के ऑफर के बाद उसे उन सवालात के जवाबात से गर्ज भी ना थी। 3 करोड़ उसे नियाज़ी पहले ही दे चुके थे, जबकि बाकी का काम मुकम्मल होने के बाद मिलने थे। और उन 3 करोड़ के बाद उसका मुंह हर सवाल के लिए बंद था। कुछ ना कुछ तो बता ही रखा होगा उसने। सच बोलो, वरना सच उगलवाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। ज़ियान को गोया यकीन ना आया था। सुना नहीं तुमने, मुझे ना ही कुछ मालूम और ना ही तुम दोनों के मुतालिक जानने में दिलचस्पी है। अगर इतना ही शौक है जानने का तो जाकर नियाज़ी से ही क्यों नहीं पूछ लेते। तुम्हें सब जवाब दे चुकी हूँ, सो छोड़ो मुझे और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसके सीने पे हाथ मारकर उसे परे करती चिल्लाई थी, मगर ज़ियान के आने वजूद को धकेल ना पाई। वो तो मैं पूछूंगा ही, लेकिन अगर तुमने आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई तो याद रखना, इस शक्ल को देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। कहरबाज नजरों से उसे घूरे तनफ्फुर से कहता वो जोर से धक्का देता पलट के, जबकि पीछे से उसे महमल की दर्द भरी चीख सुनाई दी थी। क्योंकि वो गिरी तो उसका माथा सीधा मेज़ की नोक से जा टकराया। खून तो न बहा, मगर सर में जानलेवा दर्द उठा। आंखों के आगे स्याही फैल गई और फिर वो होशो आवाज़ से बेगाना हो गई। अब पता चल गया कि तेरे सो कॉल्ड प्लान को मैंने कैसे बिगाड़ा, कैसे पकड़ा। ज़ियान की ज़ुबानी सब सुनने के बाद नियाज़ी उठ खड़े हुए और चंद कदम चलकर रुख फेरे अपने माथे पे आया पसीना साफ करने लगे। अब घबराना तो बनता ही था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका राज फाश होने ने ज़ियान के तैश को मज़ीद हवा दे दी है। अब वो अपना गुबार, अपनी जलादीपन पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से निकालेगा, और वो भी अहाना पे। क्या हुआ, क्या अब भी बोलेगा कि तू किसी महमल को नहीं जानता। वो उनके अकब में आ खड़ा हुआ। उनकी हालत सारी जान पहचान आया कर चुकी थी। मेरी बेटी को छोड़ दो ज़ियान, उसके बदले तुम जो चाहोगे वो करूँगा, मगर मुझसे जुड़े रिश्तों को किसी किस्म की अजियत मत पहुँचाओ। वो पलटे और बोले। उनके पास बोलने को बस यही बातें थी। ज़ियान इस्तेज़ाइया हंसी हंसा। तुझे जान से मारूंगा तो वो मज़ा कैसे आएगा। जवाब आ रहा है जो अब आ रहा है तुझे पल पल मरता देख के। यही सोचता था ना कि तूने कोई और तरीका अपनाएगा तो पकड़ा जाएगा, और तो क्यों ना ऐसा प्लान बनाया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मगर देखो, सांप तो ना मरा, मगर तुम्हारी लाठी ज़रूर टूट गई। हाँ हाँ हाँ, वह हंसा था। ये वो वक्त था जब उसे नियाज़ी का गिरबान पकड़ना चाहिए था, उन पर चीखना चिल्लाना चाहिए था, मगर वो हंस रहा था। गुस्से को काबू में रखा हुआ था, जाने कैसे। कहा था ना, मेरे साथ पंगा लेके मेरे अंदर की आग को मजीद मत भड़काना, मगर तेरे दिमाग में शायद मेरी बात बैठी ही नहीं। उसने उनकी कनपटी पे दस्तक देते हुए कहा, बेटी की मोहब्बत में मजबूर हूँ, खुदा के लिए समझो मुझे। मिन्नत कर रहा हूँ, तुम्हारी अपनी बेटी की आज़ादी की भीख मांग रहा हूँ, थोड़ा सा रहम खा लो। उनका हर लफ्ज़ बेबसी में पोर पोर डूबा हुआ था, मगर जबकि मुकम्मल वजूद बेबसी की मिसाल बना खड़ा था। अब तो ज़ियान मर जाएगा नियाज़ी, मगर तेरी बेटी को आज़ाद नहीं करेगा। लफ्ज़ों में गोया आग लिपटी हुई थी। भले वो अहाना को आज़ादी की ज़बान दे चुका था और वो 9 महीने बाद आज़ादी दे भी देता, मगर नियाज़ी को सच बोलकर खुशी की सी सूरत भी नहीं दे सकता था। तेरी इस हरकत पे मेरा खून तो बहुत खोल रहा है, मगर ये तेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तेरा हशर नहीं बिगाड़ दिया, वरना वो करता तेरे साथ कि दोबारा कोई चालाकी करने के काबिल नहीं रहता। लफ्ज़ों में दबी दबी से फंकार थी, जबकि तासुरात में जहर लिपटा हुआ था। अभी तो जा रहा हूँ बिना कुछ कहे, लेकिन अगर दोबारा कोई मक्कारी दिखाई तो ना सिर्फ तू जान से जाएगा, बल्कि तेरी बेटी को भी गोली मार दूंगा। आई समझ। उनके कान के करीब होकर बोलता, गोया अपने लफ्ज़ उनके दिमाग में उंडेलता। वह लंबे लंबे डग भरता दरवाजे तक पहुंचा, मगर फिर अचानक ही मुड़ा।
वैसे एक गुड न्यूज़ है तेरे लिए। न्यासी जो मजीद को इल्तिजा करने को मुंह खोल रहे थे वो वहीं रुके। जानता हूँ तू नहीं पूछेगा मगर फिर भी बता देता हूँ कि वो रुका। जानबूझकर तवक्कुफ किया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। एक कमीनी सी मुस्कुराहट थी क्योंकि जानता था ये खबर न्यासी पे बम बनकर फटेगी, और हुआ भी ऐसे ही। वो हैरत से मुंह खोले और आंखें फाड़े उसे देखे गई। यूं तो कोई बड़ी खबर ना थी मगर उन्हें यकीन ना आया क्योंकि उनके लिए वाकई शॉक्ड कर देने वाली थी। बाप? वो ज़ेरे लब बोले। हाँ बाप। ज़ियान ने जानबूझकर लफ्ज़ बाप पे जोर दिया और दरवाजे से पुश्त टिकाए खड़ा हो गया। बकवास कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो नफरत है आहाना से। तुम्हारे नज़दीक वो मुझसे बदले का एक मोहरा है। न्यासी की बात पे ज़ियान हल्का सा कहका लगाकर हंसा। इन सब बातों से हटकर ये भी तो सोचो कि वह मेरे निकाह में है, और यही वो हकीकत थी जिससे उनकी जान जाती थी, और उसके नज़दीक उनकी बेटी एक दरिंदे का नाम अपने साथ जोड़ बैठी थी। यकीनन तुम्हारा आधा खून यही सोचकर खुश हो गया होगा कि तुम्हारी बेटी अब क्या इस हालत में भी जुल्म सहेगी, और अगर यही सोच रही तो बिल्कुल सही सोच रही हो। वह सर्द और सफाक लहजे में गोया हुआ, जबकि लहजे के बजाय उसके लफ्ज़ों ने कोड़े बरसाए थे न्याज़ी के दिलो दिमाग पे। ऐसा मत करना, मैं तो ऐसा ही करूँगा। वो उसके पास आते भी इतना ही बोले थे कि उनकी बात को वो उचकता बोला। अरे शर्म करो, बाप बनने जा रहे हो, ये सोच नहीं आती तुम्हें कि उस बेचारी पे जुल्म करोगे तो अपने बच्चे को भी बराबर का नुकसान पहुंचाओगे। न्याज़ी ने हद दर्जा अफसोस के लिए कहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी बीवी को जुल्म की नगरी में पहुंचाकर तूने अपनी बेटी के साथ भी गलत किया। शुक्र कर पागल नहीं हो गई वो। ज़ियान पे गोया कोई असर ही ना हुआ, उल्टा वो उनकी बात को कहाँ से कहाँ रुख दे गया। वो मामला अलग था और ये अलग है। जिस हालत में है वो हालत बहुत नाजुक होती है। ये ना हो कि उसे जुल्म देते देते अपने ही बच्चे के कातिल बन जाओ। उन्होंने उसे शर्म एहसास दिलाना चाहा जो कि उसे पहले से था, मगर जाहिर नहीं करना चाहते थे। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये तुम ना ही बताओ तो बेहतर है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है, तभी ये सब बोल रहा हूँ। वो भी अब खूब समझता था, वरना उसे शर्म दिलाने का कोई शौक नहीं था उन्हें। मुझे अपनी बेटी के साथ साथ उससे जुड़ी जान की फिक्र भी है। उसकी आंखों में देखते हुए बोले जैसे यकीन दिलाना चाह रही हूँ, जबकि ज़ियान के जी में आया कह दे कि उसकी फ़िक्र करने के लिए मैं काफ़ी हूँ। तो बस फिर यहाँ बैठकर करते रहो फिक्र, क्योंकि तुम्हारी फिक्र से मुझे तो कोई सरोकार नहीं। मुझे तो सरोकार है इससे कि तुम्हें तड़पाना कैसे है। और अब देखोगे कैसे मेरी राह मज़ीद आसान हो गई। तुम्हारा प्लान भी फेल हो गया और ये खबर भी मेरे कितने काम आएगी। वो जो दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, बाहर निकलने को टेक छोड़े अलग हुआ और मुड़ने ही वाला था जब न्याज़ी ने उसे बाजू से पकड़ के रोका। ये देखो मेरे जुड़े हाथ, तर्स खा लो इन पे। ही अपने बच्चे की खातिर इसे छोड़ दो, भेज दो इसे यहाँ। थोड़ी कैद में वो भी बिलक बिलक कर मर जाएगी। उसे छोड़ दो यहाँ, उसे मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। न्याज़ी ने हाथ जोड़े इल्तमास की। जब तुझे पता है न्याज़ी कि तेरा कोई भी लफ्ज़ मेरे दिल पे कोई असर नहीं छोड़ने वाला, तो क्यों करता है ये कोशिश? मत कर, कोई फ़ायदा नहीं। मुकाबिल बेपरवाही से बोले थी। तुम जो कहोगे करने को तैयार हूँ, भले से मेरी जान ले लो, जैसे चाहो मेरी सांसें छीन लो, मैं तैयार हूँ। मगर फ़कत एक ही इल्तिजा है तुमसे कि आहाना को छोड़ दो। कम से कम अब तो छोड़ दो। अब से उनकी क्या मुराद थी वो अच्छे से समझता था। अब तो बल्कि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो चबा चबा कर बोला। एक बेबस लाचार बाप तुमसे हाथ जोड़े अपनी बेटी वापस मांग रहा है, कुछ तो रियायत करो इस बदले में। कोई और होता तो रहम खा लेता, मगर जब वो रहम खाने का कहते थे, ज़ियान की आंखों में अपने माँ बाप की मौत का मंजर चलने लगता था, और फिर गलती से जो नरम गोशा पैदा होता था वो बिल्कुल ना हो पाता था, बल्कि उसका वजूद अंगारों से मज़ीद भरने लगता था। तेरा क्या भूल जाता तो बख्श भी देता तुझे, लेकिन भूलता ही तो नहीं हूँ मैं, और ना ही भूलना चाहता हूँ। सब नए सिरे से फिर से आंखों के सामने आया तो वो कर्बो कहर से गोया हो। जानता हूँ तुम माफ़ नहीं करोगे, तभी तो कहता हूँ कि इस गुनाह की जो सज़ा चाहो दो, मगर आहाना को बीच में से निकाल दो, शिद्दत से कहा गया था। मुमकिन था न्याज़ी के छोड़ देता, लेकिन तेरी महमल वाली गेम ने मेरे दिल दिमाग के किसी कोने में पैदा हुए आज़ादी के ख्याल को फिर से आग लगा दी। तूने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। शेर की कुछ हार में हाथ डालने का बहुत शौक था, हो गया हाथ जख्मी। अब कि वह बिना कुछ सुने जल्दी से बाहर निकल गया। ये किस मुसीबत ने जकड़ लिया है मुझे? मुसीबत नहीं बल्कि अजाब है ये। कैसे इस अजाब से रिहाई पाऊँ, मगर कैसे? वह सर थामे दरवाजे से टेक लगा गए क्योंकि सर चकरा रहा था। उस जाहिल लड़की ने सारा किया था, आग नहीं झोंक डाला था। जी तो चाह रहा था उसे ही आग लगा दूं। आज अगर ये प्लान फेल ना हुआ होता तो जल्दी मेरे आना के पास होनी थी, मगर उसे इससे आगे शदीद कर्ब था, अजियत थी, दर्द था। यार अब कोई रास्ता निकाल। मेरी बेटी की अपनी ज़िंदगी आधी हो रही थी कि तूने एक और जान उसके साथ जोड़ दी। वो खुद को सहाल नहीं कर पा रही थी, उस नन्ही जान को कैसे करेगी? अब अगर उस नन्हे वजूद को बख्शा गया तो उस भेड़िए से उसकी हिफाजत भी करना। उन्होंने शिद्दत से दुआ करना शुरू कर दी, मगर एक बार में यह ख्याल ना आया कि अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग ले ताकि दुआओं की कबूलियत में आसानी हो। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवेल की न्यू एपिसोड के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।